हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशरी क्रैकर। आज का जो हमारा जजमेंट है, हम लेके आए हैं आपके लिए सिविल क्वेश्चन का एक सॉल्व्ड जजमेंट राइटिंग आपको किस तरीके से करनी है। एक सैम्पल क्वेश्चन कि आपको सिविल केसेस के अंदर प्रॉपर जजमेंट राइटिंग आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करनी है। क्रिमिनल केसेस का हम फॉर्मेट देख चुके हैं, सिविल केसेस का फॉर्मेट का वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं कि जजमेंट राइटिंग का प्रॉपर फॉर्मेट क्या होगा, और क्रिमिनल केस के अंदर एक सॉल्व्ड जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। साथ ही साथ आपको डिटेल्ड एक सॉल्व्ड क्वेश्चन भी क्रिमिनल क्वेश्चंस का जजमेंट राइटिंग का मिल चुका है। ये जो आज का वीडियो है हमारा, वो रहेगा कि सिविल क्वेश्चन के अंदर एकदम सॉल्व्ड जजमेंट राइटिंग सैम्पल क्वेश्चन कि आपको किस तरीके से सिविल जजमेंट आपको किस तरीके से लिखना है। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर सिविल जजमेंट भी हमें प्रोवाइड कराइए एक सैम्पल क्वेश्चन, ताकि हमें उस फॉर्मेट जो आपने दिया है उसके अंदर हम कंटेंट किस तरीके से लिखे। तो आज जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ सैम्पल क्वेश्चन, उसके अंदर आपका 102 एविडेंस एक्ट कवर हो जाएगा, सेक्शन 52 टीपीए कवर होगा, सेक्शन 10-11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 31 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 92 एविडेंस एक्ट, ऑर्डर 8 रूल 5 सीपीसी, सेक्शन 37 आईसीए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एसआरए का हमारा सेक्शन 16, 10, 14, और साथ ही साथ हम देखेंगे सेक्शन 7 टीपीए का और ऑर्डर 10 रूल 2 सीपीसी। इतनी सारी चीज़ें आज आपको एक ही जजमेंट राइटिंग में कवर करते हुए हम लिखेंगे कि किस तरीके से आपको सॉल्व करनी है, आपको जजमेंट राइटिंग किस तरीके से लिखना है। तो जो हमारी प्रॉब्लम है आज की, हम प्रॉब्लम ने हमने लिया है एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को हमने एनफोर्स कराने के लिए बोला है कि क्या एक कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। एक सेल डीड एग्जीक्यूट करवानी थी, एक सेल डीड हमने एग्री किया एक घर बेचने के रिगार्डिंग। तो इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर डिस्प्यूट है जिसको हम रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फिर आपको पॉइंट वाइज पॉइंट जो है वो इश्यूज फ्रेम करने हैं कि क्या इशू फ्रेम करोगे और पॉइंट वाइज पॉइंट आपको किस तरीके से डील करना है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्या कहना चाह रहा है, क्या क्वेश्चन हम पे पुट अप हुआ है। तो रमेश डिफेंडेंट एग्रीड टू परचेज अ हाउस ऑफ हिमेश प्लेंटिफ एंड एन एग्रीमेंट टू सेल वाज एग्जीक्यूटेड बिटवीन द पार्टीज। यहाँ तक कोई डाउट नहीं कि एग्रीमेंट टू सेल जो था वो क्या था, एग्जीक्यूट हुआ था पार्टीज के बीच में। और 10,000 वॉज पेज एन अर्नेस्ट मनी, यानी एडवांस में 10,000 रुपए पे कर दिए गए थे और 90,000 रुपए जो थे वो बाकी थे। एंड रिमेनिंग 90,000 वॉज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड। यानी क्या है कि रमेश जो है डिफेंडेंट है, उसने एग्री किया था कि वो हिमेश को घर परचेज करेगा। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल जो था वो एग्जीक्यूट हुआ था, 10,000 अर्नेस्ट मनी या एडवांस दे दिया गया था और 90,000 जो था वो एग्जीक्यूशन के वक्त देना था जब सेल डीड आप एग्जीक्यूट करवाते हो। तो अब जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने की बारी आई, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट हाउस वाज इन पोजीशन ऑफ राजू, टेनेंट था, राजू के पोजीशन में हाउस था, वो क्या था, टेनेंट था। और एविक्शन प्रोसीडिंग्स ऑफ राजू वर पेंडिंग बिफोर द रेंट कंट्रोलर, और राजू को प्रोसीडिंग घर से निकालने के लिए, बेदखल करने के लिए रेंट कंट्रोलर के सामने प्रोसीडिंग क्या थी, पेंडिंग थी। अराउंड 1 month आफ्टर द अबव एग्रीमेंट द डिफेंडेंट इंसिस्टेड ऑन द वेकेंट पोजीशन ऑफ द हाउस, एट विच पॉइंट द प्लेंटिफ इन्फॉर्म्ड हिम दैट eviction proceedings were going on against the tenant, and Ramesh orally insisted performance as soon as possible. However, the eviction suit was decided against the Himesh. The Ramesh did not turn up performance for 2 years. Himesh served a notice upon Ramesh to which he did not reply. On the date mentioned in the notice, he remained present in the registrar office with requisite document and witness A and B. Hence, Himesh filed the present suit for the specific performance of the contract. तो हमारा सूट किसके लिए प्रेजेंटली फाइल हुआ है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो रामायण है वो क्या कहना चाह रहे हैं हमें, क्या हिमेश ने जो है क्या किया, हिमेश ने जो है वो सूट परचेज फाइल करने के लिए क्या था, सूट फाइल किया, प्लेंटिफ है हिमेश, इसने एग्री किया था कि वो रमेश जो हमारा डिफेंडेंट है उसका क्या करेगा, घर खरीदेगा। सेल डीड एग्जीक्यूट करी थी, 10,000 रुपये एडवांस दे दिए थे, 90,000 एग्जीक्यूट कराने के दौरान देने थे। अब एग्रीमेंट तो एंटर हो गया, जिस वक्त एग्रीमेंट में एंटर किया हाउस किसके पोजेशन में था, राजू के, जो क्या था, हमारा टेनेंट था। और एविक्शन प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट में क्या थी, पेंडिंग थी। अब 1 महीने बाद में जब एग्रीमेंट हुआ, डिफेंडेंट ने क्या किया, इंसिस्ट किया कि भाई आप जो वेकेंट पोजीशन है वो प्लेंटिफ को दे दो, जिस डिफेंडेंट को मिल जाए। जिस पे क्या प्लेंटिफ को क्या इन्फॉर्म किया गया था कि एविक्शन प्रोसीडिंग जो है वो टेनेंट के अगेंस्ट में पेंडिंग है। तो रमेश ने क्या किया, ओरली इंसिस्ट किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे जितनी जल्दी हो सके। पर जो एविक्शन सूट था वो डिसाइड किसके अगेंस्ट में हो गया, हिमेश के, प्लेंटिफ के अगेंस्ट में हो गया। अब रमेश ने क्या किया, 2 साल तक स्पेसिफिक टर्न अप ही नहीं किया। तो हिमेश ने
ने एक नोटिस सर्व किया रमेश को, जिसका उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, और जो नोटिस में तारीख थी कि आपको रजिस्ट्रार के सामने आना है सेल डीड को रजिस्टर करवाने के लिए, उस दिन रजिस्ट्रार ऑफिस में वो आया ही नहीं। पर हिमेश जो था वो प्रेजेंट था और अपने दो विटनेसेस के साथ ए और बी के साथ प्रेजेंट था, इसीलिए इसने आज इस कोर्ट के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल किया। ये है हमारी प्रॉब्लम। अब डिफेंडेंट क्या प्ली लेता है? डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट, डिफेंडेंट प्लीडेड इन हिज रिटन स्टेटमेंट दैट सिंस लिटिगेशन वाज पेंडिंग रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, हेंस एग्रीमेंट टू सेल वाज वॉइड। ये कह रहा है कि भाई जब लिटिगेशन पेंडिंग था तो प्रॉपर्टी का जो एग्रीमेंट हमने किया है सेल, वो क्या है, वॉइड है। He also pleaded that contract was contingent on the result of suit of eviction because he had orally agreed to execute sale deed as soon as Raju is evicted, and since that was decided against the plaintiff, the contract between them became void. उसने ये भी बोला कि कॉन्ट्रैक्ट क्या था हमारा, कंटीजेंट था, क्योंकि वो डिपेंडेंट किस पे था, तो राजू के अगेंस्ट में जो एविक्शन सूट था उसके जजमेंट पे डिसाइड, उस पे जजमेंट पे कंटीजेंट था कॉन्ट्रैक्ट। और उसने ये भी कहा कि ओरली उसने एग्जीक्यूट सेल डीड करने के लिए राजू हुआ था जैसे ही राजू को एविक्ट किया जाएगा। पर केस जो था वो क्या था, उसके अगेंस्ट में आ गया, और जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एंटर किया वो क्या है, वॉइड है। तो प्रॉब्लम उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस मिलता है तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहला काम जो आपका है वो आपका यही है कि आपको सबसे पहले इश्यूज फ्रेम करने हैं कि आप कितने इशू फ्रेम करने चाहेंगे। अब जैसे इस प्रॉब्लम में जो है मैंने जो इशू फ्रेम किए, टोटल 6 इशू फ्रेम किए हैं, वो हम आगे अभी देखेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप के मैंने क्या 6 इशू फ्रेम किए और इस प्रॉब्लम को किस तरीके से डील करना है। अब अगर आपने प्रीवियस वीडियो हमारा देखा होगा कि फॉर्मेट क्या है, तो आपको चीज़ प्रिपेयर करके रखनी है मेंटली जब क्वेश्चन बनते हो कि इशू क्या है, इसका ओनस ऑफ प्रूफ जो है, ओनस ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, और क्या वो फाइंडिंग आपको बनाना है एक कॉलम, क्या वो प्रूव्ड है डिसप्रूव्ड है क्या है। तो आपको पूरी प्रॉब्लम मन ही मन समझ में आ जानी चाहिए कि आप क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, क्या कंटेंट आप लिखना चाह रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा सबसे पहले फॉर्मेट जो है हमने स्टार्ट किया क्या है, द कोर्ट ऑफ सिविल जज सेकंड क्लास। नॉर्मल फॉर्मेट है, प्रिसाइडेड बाय जो भी होता है, CIS नंबर जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, सिविल केस नंबर आ जाएगा, और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन सूट का आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा हिमेश जो है वो कौन है, प्लेंटिफ है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा प्लेंटिफ कौन है और डिफेंडेंट कौन है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमारा जो रहेगा सूट डिपेंड करेगा। इसका एज, रेजिडेंस ऑफ और ऑक्यूपेशन, और यहाँ पे हमने लिख दिया प्लेंटिफ। फिर आ गया बीच में वर्सेस रमेश सन ऑफ XYZ, एज डैश डैश डैश, रेजिडेंट ऑफ डैश डैश डैश, ऑक्यूपेशन डिफेंडेंट। ये हमारा जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। फिर काउंसिल प्रेजेंट श्री डैश फॉर द एडवोकेट फॉर प्लेंटिफ, श्री डैश फॉर द एडवोकेट ऑफ डिफेंडेंट। और लास्ट फिर हम स्टार्ट करेंगे जजमेंट कैपिटल में लिखते हुए जजमेंट और प्रोनाउंस ऑन द डे डैश 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 ऑफ जो भी ईयर आपको लिखना है इसी तरीके से। तो ये तो हमारा ओपनिंग फॉर्मेट है कि आपको किस तरीके से एक जजमेंट राइटिंग जो है वो आपको स्टार्ट करनी है। अब जो है हमारा मेन कंटेंट स्टार्ट होता है कि मेन कंटेंट के अंदर आपको किस तरीके से क्या लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो रहता है हमारा क्या है, हम बताएंगे, इंट्रो देंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो प्लेंटिफ ने क्या किया, सूट इंस्टीट्यूट किया है अंडर सेक्शन 10 ऑफ SRA फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू द सेल ऑफ द सूट हाउस। अब ये जो चीज़ है ये हमें बतानी है कि इसने सेक्शन 10 के अंदर इंस्टीट्यूट किया, क्योंकि प्रॉब्लम के अंदर नहीं है, बहुत सी चीज़ें जब हम जजमेंट लिखते हैं तो हमें खुद को ऐड करनी पड़ती है, किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। ये जो भी सेक्शन नंबर हम डील करेंगे ना, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ये कहीं भी प्रॉब्लम में नहीं दी गई है, तो आपको यहीं से अपना नॉलेज जो है वो शो करना है और एक रैशनल डिसीजन, रीजन डिसीजन आपको जजमेंट लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हुआ, द प्लेंटिफ हैज इंस्टीट्यूटेड प्रेजेंट सूट अंडर सेक्शन 10 ऑफ SRA फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू द सेल ऑफ द सूट हाउस। सेकंड पॉइंट हमारा क्या हुआ, इट इज एन एडमिटेड फैक्ट इन द प्रेजेंट केस दैट एन एग्रीमेंट टू सेल वाज एग्जीक्यूटेड बिटवीन द पार्टीज। ये तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, इंट्रो दिया, फिर फैक्ट जो एडमिटेड थे वो बताए, और अब जो है हम नट शेल में बताएंगे प्लेंटिफ का केस। सबसे पहले प्लेंटिफ ने क्या प्लीड किया, फिर हम बताएंगे डिफेंडेंट ने क्या प्लीड किया, और उसके बाद हमें जो है इश्यूज फ्रेम करेंगे कि क्या इश्यूज हमारा निकल के आया। तो सबसे पहले थर्ड हमने प्लेंटिफ के केस को नट शेल में बता देना एकदम शॉर्ट तरीके से। तो क्या लिखा है मैंने, द फैक्ट ऑफ द प्लेंटिफ केस इन द नट शेल आर दैट एन एग्रीमेंट टू सेल of tenanted house of plaintiff was executed between the parties for the total consideration of rupees 1 lakh, out of which 10,000 was paid in advance. Thereafter, as the defendant Ramesh demanded vacant possession of the house, plaintiff informed him that the eviction proceedings were going on against the tenant. Defendant had earlier orally insisted on the performance of the contract as soon as the possible. However, he himself did not turn up for the performance for 2 years after the date of impunged agreement,
because the eviction suit was decided against the plaintiff. It was further pleaded that the suit is within the limitation and is within the jurisdiction of the court and proper court fees has been paid. अब ये जो लास्ट लाइन लिखी है ये भी हमने ऐड करके लिखी है, ये कहीं प्रॉब्लम नहीं दी गई है, ये हमें बतानी पड़ती है कि इट वॉज फर्दर प्लीडेड दैट द सूट इज विद इन द लिमिटेशन एंड इज विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड प्रॉपर कोर्ट फीस हैज बीन डिपॉजिटेड। ये जो लाइन है ये एक्स्ट्रा लाइन होती है, ये हमें खुद को ऐड ऑन करते हुए लिखना होता है, बताना होता है, इसी को हम एनहेंस करते हैं। जो कहते हैं ना हम के इंट्रोडक्शन जो हमें देता है सूट का, हमें जो प्रॉब्लम को नट शेल में बतानी है वो हमें खुद का दिमाग लगाते हुए करनी है, ना कि जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम दी हुई है उसको एज इट इज कॉपी करना है, वैसा नहीं करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि डिफेंडेंट के फैक्ट्स को हम ब्रीफली बताएंगे कि उसने रिटन स्टेटमेंट में क्या क्लेम किया। तो डिफेंडेंट इन हिज रिटन स्टेटमेंट चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट ऑन द ग्राउंड दैट इट इज वॉइड एज लिटिगेशन वाज पेंडिंग। He further pleaded that the contract for the sale was contingent on the result of the suit of eviction, and since that was decided against the plaintiff, the contract between them becomes void, so the suit for the plaintiff is liable to be dismissed with the cost। यहाँ पे भी जो हमने लास्ट लाइन है ये भी क्या हमने एनहेंस करते हुए हमें लिखना है कि वो रिलीफ क्या मांगी है, ये चीज़ भी हमें लिखनी है, बतानी है। लास्ट लाइन हमने क्या एड ऑन किया है, द सूट फॉर द प्लेंटिफ इज लाइबल टू बी डिसमिस्ड विद द कॉस्ट। अब जो होंगे हमने इंट्रोडक्शन देने के बाद हम क्या बनाएंगे, इश्यूज बनाएंगे। टोटल मैंने बनाया 6 इश्यूज। देखते हैं अब इश्यूज को लिखने का भी तरीका है प्रॉपर, आप किस तरीके से लिखोगे। आपको स्टार्टिंग क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन एंड डिनायल ऑफ द पार्टीज एंड ऑन द ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी अंडर ऑर्डर 10 रूल 2 ऑफ सीपीसी। आपको ये मेंशन करनी है, ऑर्डर 10 रूल 2 सीपीसी के अंदर आपने ओरल एग्जामिनेशन किया है और अदर प्लीडिंग और डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस हुए थे उनको ध्यान में रखते हुए दिस कोर्ट फ्रेम्स द फॉलोइंग कंसिडरेबल इशू। हम जो है नीचे के ये इश्यूज बनाते हैं। ये लाइन जो है वो आप हर एक अपने जजमेंट राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। सिविल जजमेंट राइटिंग में ये सेम लाइन जो है वो आप यूज कर सकते हैं। ये अट्रैक्टिव लाइन है, एक पिकअप लाइन है, तो ये इसको आप एज इट इज आप अपनी जजमेंट राइटिंग में भी जब आपके काम पड़े पेपर में आता है आप ये 5th नंबर पॉइंट की लाइन सेम एज इट इज लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जैसा हमें फॉर्मेट पता है, हमें 4 कॉलम बनाने हैं। पहला सीरियल नंबर, सेकंड क्या इश्यूज है, थर्ड ओनर्स ऑफ प्रूफ किसका है, किस पे रहेगा भार प्रूव करने का इशू, और फाइंडिंग्स के क्या वो प्रूव हुई है क्या वो डिसप्रूव हुई है। तो ये जो फाइंडिंग जो है वो आप एकदम अपनी जजमेंट राइटिंग लिखने के बाद यहाँ पे लिखना, क्योंकि आप पहले नहीं लिख सकते कि आप प्रूव्ड है या डिसप्रूव्ड है। आप जब रीजन लिखोगे उसके बाद फाइनली आप जब अपना हर एक इशू को डील करते हुए कंक्लूड करोगे उसके बाद आके आपको इस कॉलम में जो है ब्लॉक में आपको लिखना है कि फाइंडिंग प्रूव मानी थी आपने या डिसप्रूव मानी थी। तो सबसे पहला इशू जो हमने बनाया क्या है, वेदर द एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटेड बिटवीन द पार्टीज इज वैलिड, और इसका ओनर्स किस पे रहेगा, प्लेंटिफ पे रहेगा। सेकंड, वेदर द प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये किसने डिफेंस लिया था, डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट में, तो ओनर्स ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, डिफेंडेंट पे रहेगा। थर्ड, वेदर द डिफेंडेंट हैज कमिटेड द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफेंडेंट ने कमिट किया है, ये किसने क्लेम किया था, प्लेंटिफ ने, तो ओनर्स ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, प्लेंटिफ पे। फोर्थ इशू हमने क्या बनाया था, वेदर द प्लेंटिफ वाज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये किस पे रहेगा, ओनर्स ऑफ प्रूफ, प्लेंटिफ ने, तो प्लेंटिफ को हम प्रूव करेंगे क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो मांग रहा है, वो क्लेम कर रहा है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाया जाए। तो एक इशू क्या बनेगा हमारा, वेदर द प्लेंटिफ वाज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इशू जो हमारा बनेगा वो क्या है कि वेदर द प्लेंटिफ इज एंटाइटल टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या प्लेंटिफ को डिग्री दे दी जाए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। इसका ओनर्स ऑफ प्रूफ भी प्रूव करने के लिए किस पे रहेगा, प्लेंटिफ पे रहेगा। और लास्ट जो रहेगा हमारा इशू वो क्या है, क्या किसका रहेगा, रिलीफ और कॉस्ट का, कि क्या रिलीफ दी जानी है क्या कॉस्ट दिया जाना है। तो अब जो सबसे पहले हम देखेंगे कि इशू जो है हमारा इशू नंबर 1 को हम डील करेंगे। हम सारे इशू को सेपरेटली डील करेंगे ताकि इजीली हमें समझ में आ सके और हम आराम से लिख पाए। तो सबसे पहले इशू नंबर 1 को हम सेटल करेंगे। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है, एज पर द सेक्शन 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द ओनर्स टू प्रूव दिस इशू इज ऑन प्लेंटिफ। किस पे रहेगा प्रूव करने का ओनर्स, 102 एविडेंस एक्ट के अंदर के प्लेंटिफ पे। और प्लेंटिफ खुद को कैसे अपीयर कर रहा है, एज PW1, यानी प्लेंटिफ विटनेस 1, प्लेंटिफ की साइड से इसको क्या लिखेंगे, PW1, डिफेंडेंट की साइड से होगा उसे हम क्या लिखेंगे, DW1। ठीक है, द प्लेंटिफ अपीयर्ड एज ए PW1 एंड डिपोज दैट एन एग्रीमेंट टू सेल, जिसको हमने क्या बोला है, एग्जिबिट P1, हमारा क्या हुआ, एग्रीमेंट टू सेल। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके आगे आपको एग्जिबिट लिखना है।
तो एग्जिबिट P1 was executed between him and defendant by which he agreed to sell his tenanted house to the defendant. Amount of consideration was 1 lakh and 1000 10,000 were paid in advance at the earnest money. PW1 further deposed that around 1 month after the execution of the agreement, defendant insisted on the vacant possession of the land, at which he informed that the plaintiff informed that the eviction proceedings were going on against the tenant. Ramesh orally insisted on the performance as soon as possible. So the said contract is validly executed contract. ये हमारा इतनी रामायण लिखने का मतलब क्या था, हमारा मेन मुद्दे पे आना। तो हम यहाँ क्या लाइन लिख रहे हैं, सो द सैड कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या मान रहे हैं, वैलिडली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मान रहे हैं। और एक लाइन हमें इसके बाद लिखनी है, क्योंकि जब तक क्रॉस एग्जामिनेशन में वो विटनेस क्लियर जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, उसका एविडेंस आपको एडमिसिबल नहीं होगा, या उसके एविडेंस को आप वेटेज नहीं दे सकते हो। तो लास्ट लाइन आपको क्या ऐड करनी है, PW1 वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बट रिमेन्ड अनरिब्यूटेड, यानी कोई रिबटल नहीं आया था। इशू नंबर 1 यहीं पे कंटिन्यू होता है, हमारा आगे आता है कि डिफेंडेंट एज DW1, इसने क्या डिपोज किया, दैट द लिटिगेशन वाज पेंडिंग रिगार्डिंग द सूट प्रॉपर्टी, सो द इम्पंज्ड कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ही वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बट रिमेन अनरिब्यूटेड। इसको भी क्रॉस एग्जामिन किया पर अनरिब्यूटेड रहा वो, इसको भी। अब जो हमारा जजमेंट आएगा, रीजन आएगा कि हम क्या रैशनल डिसीजन इस इशू पे दे रहे हैं, तो वो है हमारा पॉइंट नंबर 8 कवर कर रहा है। On pursuit of the matter on record, this court is considered view that as per the section 52 of TPA, as per the section 52 of Transfer of Property Act, when any right concerning any immovable property is in dispute and a suit is pending regarding that, then no party can deal with the property in any manner to affect the right of the other parties, and any transfer made shall be subject to the decision of the court. हमें बताना है, जो डिफेंस उन्होंने लिया था ना कि सूट पेंडिंग है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट होगा, तो हम पहले पेंडिंग वाले पॉइंट पे डील कर रहे हैं। क्या जब सूट पेंडिंग होता है, कोई पर्सन उसको ट्रांसफर कर सकता है, राइट है या नहीं है? तो ये बात हमारे कहाँ लिखी गई है, सेक्शन 52 TPA में। तो हम उसी का हवाला देते हुए सबसे पहले ये वाले इशू को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो दिस सेक्शन nowhere prohibits the transfer of disputed property. It only provides that buyer and seller shall be subject to the decision of the court. Therefore, section 52 TPA does not affect the validity of the impunged contract in the present case. यानी हमने 52 के इफेक्ट को दूर कर दिया है कि वो पेंडिंग के दौरान भी डील कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। Moreover, the pending litigation was an eviction suit and not regarding the ownership of the property. So as per the section 7 of the TPA, the plaintiff has full authority to sell the house, and also the law nowhere prohibits the selling of tenanted premises. क्लियर हुआ? इसके बाद हमने लास्ट पॉइंट में क्या लिखना है कि ऑल्सो एज पर द सेक्शन 10 and 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द पार्टीज इन द प्रेजेंट केस आर competent टू कॉन्ट्रैक्ट एंड द ऑब्जेक्ट एंड द कंसिडरेशन इज ऑल्सो लॉफुल। कॉन्सिक्वेंटली अब हम क्या कर रहे हैं, इशू का फाइनली जजमेंट दे रहे हैं, रीजन लिख रहे हैं। Consequently, this court holds that it was a valid contract and accordingly issue number 1 is proved in the favor of plaintiff। यानी plaintiff ने issue number 1 को क्या किया है, proved किया है। तो अब आपको जो ये कॉलम वाला सेक्शन है ना, जो हम यहाँ लिख रहे थे, हमें यहाँ फाइंडिंग्स में जाके क्या लिखना है, प्रूव्ड। इशू नंबर 1 के आगे ओनर्स ऑफ प्रूफ किस पे था, प्लेंटिफ पे, और इसने क्या किया, प्रूव कर दिया है। अब जो है हम नेक्स्ट इशू डील करेंगे, इशू नंबर 2 को। तो इशू नंबर 2 हमारा क्या है, द नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट इज वेदर द प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या वो प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा एग्जीक्यूशन है, जो एग्रीमेंट टू सेल है, क्या वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? तो एज पर द सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इज दैट the performance of which depends on the happening or the non happening of an uncertain event which is collateral to the contract। ये होता है हमारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे वापस कि प्लेंटिफ एस PW1 ने कंटेंड किया that 1 month after the above agreement the defendant insisted on the vacant possession of the house, at which point he informed that the eviction proceedings were going on against tenant. Plaintiff further deposed that the defendant had orally insisted on the performance of the contract as soon as possible. Plaintiff also stated that the eviction suit was decided against him, but the eviction was never contemplated as contingency on which the performance of contract was dependent. तो ऑन परसुइंग एग्जिबिट P1 जो हमारा था, एग्जिबिट P1 जो हमने अभी लास्ट इशू में सॉल्व करते हुए डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस किया था, इट इज मैनिफेस्ट दैट देयर इज नो सच इवेंट मेंशन्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ एन और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट
ऑन विच द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉज डिपेंडेंट। देखो हमें जो पॉइंट हम लिख रहे हैं उसको हम रीजन भी साथ ही साथ यहाँ पे नीचे दे रहे हैं कि हम उसको क्यों लेके आ रहे हैं। जो एग्रीमेंट टू सेल था, जो एग्जिबिट P1 था, उसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा गया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस है वो किसी कंटिजेंसी पे डिपेंडेंट है। अब नीचे आगे हमने क्या लिखा है कि नेक्स्ट पैराग्राफ में कि डिफेंडेंट ने क्या डिपोज किया है। डिफेंडेंट एज DW1 डिपोज दैट द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज डिपेंडेंट ऑन द एविक्शन ऑफ टेनेंट बट नो सच टर्म्स इज देयर इन कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग इट एंड एज पर द सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट no oral evidence can be given to contradict, vary and add anything from the written contract. Also, the present case does not fall under the provision of section 92 of evidence act as the defendant has failed to give any evidence regarding the existence of any separate oral agreement. तो हमें ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमें मन से ऐड करनी पड़ती है। आप जब फैक्ट को डील करते हो ना, तो आप किधर क्या जा सकते हो। जब रिटन डॉक्यूमेंट है तो आपको रिटन में ही प्रूव करना है। ओरल एग्रीमेंट का आप एविडेंस कब दे सकते हो, हमारे पास प्रोविजो है 6 सेक्शन 92 के अंदर, क्या उनमें से कोई अप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। यही चीज़ है कि आपको जो बताती है एविडेंस को अप्रिशिएट कितना करना है, कौन से सेक्शन को आपको कब लगाना है। तो नेक्स्ट इसका कंक्लूजन हम देख रहे हैं कि therefore looking at the intention of the parties which is the soul of any agreement, it can be concluded that it was never the intention of the parties to treat the event of eviction of tenant as collateral event. आया समझ में क्या जजमेंट दे रहा है कोर्ट? It was never the intention of party to treat the event of eviction of tenant as a collateral event of on which the performance of contract was dependent. तो consequently defendant failed to discharge the onus as per section 102 evidence act, accordingly issue number 2 is disproved. वापस हमें वहां टेबल पे जाना है और हमारा इशू जो है वो क्या करना है, डिस्प्रूव लिखना है। अब नेक्स्ट हम डील करेंगे हमारे इशू नंबर 3 को। तो अब इशू नंबर 3 क्या है कि क्या डिफेंडेंट ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कमिट किया है। And now the question before the court is that whether the defendant has committed the breach of contract. तो plaintiff as PW1 deposed that he served a notice, और नोटिस को हमने क्या ले लिया, एग्जिबिट P2। जो नोटिस उसने सर्व किया था वो कोर्ट में उसने प्रेजेंट किया, जिसको हमने क्या लगाया, एग्जिबिट P2, क्योंकि P1 ऑलरेडी हम सेल एग्रीमेंट को दे चुके हैं। On the defendant to come in the registrar office and get the sale deed executed, but the defendant neither replied nor turned up in the registrar office on the stipulated date. He further deposed that on the date mentioned in the notice he remained present in the registrar office with the requisite document and witnesses A and B. PW1 remain unrebuted in the cross examination. जब भी वो डिपोज करेगा कुछ ना कुछ हमें ये लाइन लिखनी जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, विटनेस ए और बी जो थे उनको एग्जामिन किया हमने PW2 और PW3 की तरह, एंड दे सपोर्टेड द अबाउट टेस्टिमनी ऑफ प्लेंटिफ, दे रिमेन अनरिब्यूटेड इन देयर रेस्पेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन। क्लियर। अब लास्ट जो है हम जजमेंट लिख रहे हैं इसका कि हमने इशू नंबर 3 को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। क्या डिफेंडेंट डिड नॉट डिनाई दैट द सर्विस ऑफ द नोटिस इन हिज प्लीडिंग, डिफेंडेंट ने डिनाई नहीं किया कि उसको नोटिस सर्व ही नहीं हुआ है इन हिज प्लीडिंग और इवन इन हिज टेस्टिमनी। Therefore, under Order 8, Rule 5 of CPC, court can take it as a deemed admission by the defendant. अब यही जो मैं कह रहा हूँ आपको कि सेक्शंस किस तरीके से डालना है, अप्रिशिएट करना है, यही एक आर्ट है, यही एक कला है जो हमें जजमेंट राइटिंग में करनी पड़ती है, हेल्प मिलती है हमें। Therefore, under Order 8, Rule 5 of CPC, court can take it as a deemed admission by the defendant as per the section 37 of ICA, Indian Contract Act. It is obligation of party to contract either to perform or offer to perform their respective part of contract unless its performance has been dispensed with by the law. As the defendant failed to perform or offered to perform his part of contract, so he is at fault and has committed the breach of contract. तो हमने क्या किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हुआ, कमिट हुआ है। तो अकॉर्डिंगली इशू नंबर 3 इज हेल्ड टू बी प्रूव्ड इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ। तो इशू नंबर 3 क्या है, हमने प्रूव कर दिया कि प्लेंटिफ ने इसको इशू को प्रूव कर दिया है, और वहां फाइंडिंग्स में जाके हम वापस क्या लिखेंगे, प्रूव्ड कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब है हमारे पास दो इशू को हम एक साथ डील कर रहे हैं, इशू नंबर 4 और इशू नंबर 5। इशू नंबर 4 क्या है कि क्या प्लेंटिफ रेडी था और विलिंग था अपना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट परफॉर्म करने के लिए, और इशू नंबर 5 है हमारा क्या, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर दे दिया जाना चाहिए, डिक्री दे दी जानी चाहिए। तो पहले हम डील कर रहे हैं इशू नंबर 4 को कि नाउ द प्राइमरी क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट इज वेदर द प्लेंटिफ वाज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16C of SRA
that the plaintiff must ever and prove that he was ready and willing to perform his part of contract. Readiness का मतलब होता है, readiness means that the plaintiff is financially capable of performing his part, and willingness means that the plaintiff must have taken the responsible step and must have done some efforts to fulfill his contract. अब plaintiff ने क्या किया? Plaintiff has produced the notice sent by him to the defendant asking him to get the sale deed executed and also produced witness PW2 and PW3. तो ये क्या है? दिस फैक्ट इज हमारा रिलेवेंट अंडर सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट में एज अ सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ प्लेंटिफ एंड इज ऑल्सो रिलेवेंट अंडर सेक्शन 14 ऑफ एविडेंस एक्ट शोइंग दैट PW1 के पास क्या था? इंटेंशन था टू परफॉर्म हिज पार्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट. So it is very well evident that PW1 was always ready and willing to perform his part of contract. So the accordingly issue number 4 is proved in the favor of plaintiff. अब हम डील करेंगे हमारा इशू नंबर 5 से, जो कि हम पैराग्राफ नंबर 19 में डील कर रहे हैं कि सेक्शन 10 प्रोवाइड्स दैट व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर द इमूवेबल प्रॉपर्टी the court shall presume that the money compensation is not an adequate relief. The relief of specific performance is a relief in a specie, which means क्या है कि बेस्ट और ओरिजिनल रिलीफ हमारे पास क्या है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का करवाया जाए. तो इन द प्रेजेंट केस DW1 committed breach of contract and sale of house, and accordingly by the presumption of law the court shall presume that the monetary compensation is not an adequate relief. So it is only specific performance which is suitable in this situation, and the cases does not comes within the ambit of section 14 SRA, जो मना करता है कि कब आप स्पेशल परफॉर्मेंस की डिग्री नहीं दे सकते हो. Therefore, court holds that PW1 is entitled to specific performance of contract, and accordingly issue number 5 is proved in the favor of plaintiff. तो सारे issues जो है हमने वन बाय वन जो है प्रूव कर दिए हैं. अब लास्ट जो इशू है हमारा क्या है कि क्या रिलीफ और क्या कॉस्ट दी जानी चाहिए. तो हम लास्ट लाइन क्या लिखेंगे? आफ्टर हैविंग डिटरमाइंड ऑल इशू द कोर्ट इज ऑफ कंसिडर्ड व्यू दैट द प्लेंटिफ हैज एस्टेब्लिश्ड its case firmly, and this court safely passes the decree of specific performance of contract in the favor of plaintiff and give him following relief. पहला रिलीफ क्या है? डिफेंडेंट इज डायरेक्टेड टू पे द रिमेनिंग अमाउंट विद इन 15 days and get the sale deed executed from the plaintiff. Second, defendant to bear his own cost and also the cost of plaintiff in the suit. Third, सर्टिफाइड एडवोकेट फीस इज टू बी इंक्लूडेड इन दी कॉस्ट. और लास्ट हमारा जैसे हम क्लोजिंग करते हैं फॉर्मल कि डिक्री टू बी ड्रॉन अकॉर्डिंगली, यहाँ सिग्नेचर आ जाएगा. सिविल जज सेकंड क्लास जो भी उसका पोस्ट है, डेजिग्नेशन है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट. और लास्ट जो हम लिखेंगे कि जजमेंट इज डेटेड, साइंड एंड प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट. और लास्ट वापस सिग्नेचर, जज का डेजिग्नेशन, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, सील और सील कोर्ट की. तो ये है हमारा सिविल केस का जजमेंट राइटिंग. जो प्रॉब्लम हमने देखी है कि आपको किस तरीके से करना है, सेम चीज़ हमें वापस आके हमारी जो है यहाँ फाइंडिंग्स भी लिखनी है कि पहला इशू हमने क्या किया, ओनर्स प्लेंटिफ पे था और उसने प्रूव कर दिया. सेकंड क्या था, ब्रीच ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है यानी इसका ओनर्स डिफेंडेंट पे था और उसने क्या डिसप्रूव किया. हमने डिफेंडेंट ने क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, प्लेंटिफ पे ओनर्स था, इसको हमने प्रूव कर दिया. क्या प्लेंटिफ अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए विलिंग ने था, रेडी था. इसका भी ओनर्स किस पे था, प्लेंटिफ पे. और इसकी फाइंडिंग्स को भी हमने क्या किया, प्रूव किया. और लास्ट के क्या, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लेंटिफ एंटाइटल है, तो इसका ओनर्स भी प्रूव करने किस पे था, प्लेंटिफ पे था, जिसको भी हमने क्या किया, प्रूव किया. और लास्ट रिलीफ और कॉस्ट में फाइंडिंग हमने क्या लिखी कि सूट डिक्रीड एंड अदर रिलीफ एज पर द जजमेंट. तो ये है हमारा सिविल जजमेंट राइटिंग कि आपको किस तरीके से लिखना है एक प्रॉब्लम के अंदर. सेम चीज़ फिर कहता हूँ कि आपको एविडेंस कितना अप्रिशिएट करना है, कौन से सेक्शन नंबर लगेंगे, आपको ये सब प्रॉब्लम पढ़ के ही आइडेंटिफाई करना है कि क्या सेक्शन नंबर हमें लगाना है, क्या नहीं लगाना, और कौन से सेक्शन नंबर हमारे कौन से इशू में डील करने हैं और कौन से इशू हमें स्टेप बाय स्टेप डील करना है. ये भी ज़रूरी एक प्रोसेस होता है एक प्रॉपर फॉर्मेट में, एक प्रॉपर जजमेंट, अच्छा जजमेंट लिखने के लिए कि इश्यूज भी जो आप डील करो सारे स्पेसिफिकली करो. कहीं पहला इशू ही मैंने अगर ये डील कर दिया कि आप प्लेंटिफ एंटाइटल है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये गलत हो जाता. आपको इशू जो डील करने हैं वो क्या करने हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको इशू डील करने हैं और प्रॉपर तरीके से करने हैं. कौन से सेक्शंस आप आइडेंटिफाई करो कि आप कौन से इस प्रॉब्लम में लिखना चाह रहे हो और कौन से इश्यूज के अंदर लिखना चाह रहे हो, और फिर आप वो सेक्शन नंबर का हवाला देते हुए आप लिख सकते हो. तो जो भी सेक्शन नंबर आप इस केस में आपको लगता है लगेगा, आप वो सारे एक रफ में नोट डाउन कर लो. और फिर पर्टिकुलरली इशू जो आप फ्रेम कर रहे हो, आप सोचो कि इस इशू के अंदर मेरे को ये सेक्शन नंबर लिखना है, ये लिखना है. अब किसके फेवर में लिखना है, प्लेंटिफ के या डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, ये आपको प्रॉब्लम पढ़ के समझ में आएगी कि आपको किसके फेवर में कौन सा लॉ का पॉइंट लिखना है. तो ये था फ्रेंड्स हमारा सैंपल सिविल क्वेश्चन
जजमेंट राइटिंग का एक सिविल क्वेश्चन के ऊपर कि किस तरीके से आपको सिविल जजमेंट राइटिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फॉर्मेट सिविल जजमेंट राइटिंग का और क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग का ऑलरेडी अलग अलग वीडियो हमने अपलोड किए हैं चैनल पे। साथ ही हमने क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन का भी वीडियो, एक सैम्पल सॉल्व्ड क्वेश्चन का वीडियो भी हमने अपलोड कर रखा है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा सिविल जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ इससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।